राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 की हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की। अभी ये आपके 1 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर है। कल से दोस्तों मैं 2022 और 2023 के पेपर कराऊंगा। जैसा कि लोगों के कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि सर 22-23, तो जी मैं बिल्कुल 22-23 के कराऊंगा। मैं सोच रहा था वो आपके लास्ट टाइम के लिए रखें ताकि आप उस टाइम उन्हें पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा मेमोराइज रहेंगे। अगर आपने वीडियो एक बार देखी होगी तो आप एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए वो अब तक नहीं कराए थे। लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा है तो उन्हें मैं आपके कल से कराऊंगा। और दोस्तों मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस सेट, मैं वो और आपको कराऊंगा। ये तो पीवाईक्यू हैं जो पहले ये पेपर में आ चुके हैं, लेकिन अब जो कल से मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आ सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए दोस्तों, अगर आप जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए। चलिए देरी ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें वर्ष 2014 से 2019 तक के दौरान 4 विभिन्न जोनों के एल एम और एन से किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुए ए और उत्तीर्ण पी विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका जोन वर्ष दी हुई है और के एल एम एन और ए पी ए का मतलब आपका है शामिल हुए और उत्तीर्ण हुए पी। चलिए तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सभी 6 वर्षों में मिलाकर जोन के परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो यहाँ आप देखिए जोन के की बात कर रहे हैं सभी 6 वर्षों में, तो पूरे 6 वर्षों में आपके जोन के की कुल विद्यार्थियों ए और पी दोनों का टोटल कर लेंगे हम और पी का टोटल कर लेंगे, उसके बाद उसे माइनस कर देंगे। देखिए वही इन्होंने किया होगा, जी वही किया है बिल्कुल। तो आपका जो सही उत्तर आया है वो है 2090। तो आपका 2090 डी एकदम सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में सभी चारों जोनों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। 2015 में सभी चारों जोनों से परीक्षा में, तो 2015 हम यहाँ खोलेंगे। देखिए 2015 पे हम निगाह डालेंगे, चारों जोन ये हैं, औसत क्या है तो ये कितने हैं, चारों जोन का हम टोटल कर लेंगे। जैसे आपके एपी दोनों करना पड़ेगा के में, तो ये हम चारों का टोटल कर लेंगे अपॉन 4 डिवाइड से कर देंगे तो हमारा सही औसत निकल आएगा। तो हमारा जो सही औसत दोस्तों निकल के आया है, देखिए इन्हें चारों टोटल किया अपॉन 4 कर दिया तो 529 हमारा सही औसत निकल के आया। तो हमारा जो सही उत्तर हो गया दोस्तों वो हो गया बी। चलिए दोस्तों, वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किस जोन में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता न्यूनतम है। के एल एम एन है ना, तो किसमें उत्तीर्ण होने वालों की प्रतिशत पूछ रहे हैं, तो हमें सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके चारों जोन का, जोन के एल एम एन जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा उत्तर आ गया, माफ़ करिएगा दोस्तों, बी है हमारा एल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2017 में जोन के उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का वर्ष 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है। यहाँ रेशियो पूछ रहा है किसका, वर्ष 2017 में जोन के में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों वर्ष 2018 के सापेक्ष अनुपात क्या है। तो उत्तीर्ण का पूछ रहा है 2017 और 18 के रेशियो, तो यहाँ हम निकालेंगे 17 में के उत्तीर्ण होने सापेक्ष अनुपात 360 रेशियो 504 है। इसको डिवाइड कर दिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इस यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं। 304 और 500, 360 और 504 का माफ़ करिएगा, तो आपने डिवाइड कर दिया तो आपके आ गया 5:7। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुल 6 वर्षों में जोन एम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या उसी अवधि के दौरान जोन एम में परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का करीब कितना प्रतिशत है। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका उत्तर है सी 60%। दोस्तों मैं आपको एक और देखिए इन्होंने कैसे निकाला, कुल 6 वर्षों में जोन एम से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 410, सबका टोटल कर दिया
आपका आ गया। तो 6 वर्षों में एमए परीक्षा शामिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या टोटल कर दिया, कितने आ गए आपका, और परसेंटेज निकाल ली। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है ये। नेट जेआरएफ के जो भी प्रश्न आते हैं ये बहुत ही सरल पेपर है। आपका चार्ट भी बहुत सरल था। और आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जो नेट जेआरएफ में आता है आपका 5 नंबर, ये चार्ट मैं हर बार बताता हूँ, 5 नंबर का गद्य, 5 नंबर के कंप्यूटर, ये आप याद कर लो। और आपके अभिकथन और तर्क, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, और कथन 1 और कथन 2 वाले क्वेश्चन, और मैचिंग जरूर याद कर लें। चलिए दोस्तों, तो ए है हमारा सहकारी अधिगम, बी है टीम शिक्षण, सी है प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स, और डी है युग्म पेयर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान, और ई है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। तो आप दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सहकारी अधिगम, प्रयोगशाला आधारित प्रोजेक्ट्स और युग्म पेयर प्रस्तुतिकरण के साथ व्याख्यान। ये दोस्तों आपका सही उत्तर है। अधिगम केंद्रित शिक्षण युक्तियों में शामिल प्रमुख हैं, 3 हैं, तीनों हमने आपको बता दिए। तो आपका सही उत्तर आपको पता चल गया। चलिए दोस्तों, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलत होती है एक रेखीय, नीचे से ऊपर की ओर, अंतर क्रियात्मक, क्रियाविंतकारी। तो डी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, क्रियाविंतकारी। चलिए दोस्तों, अगले, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलत क्रियाविंतकारी, ट्रांसैक्शनल होती है। दायित्व है कि विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है, जबकि स्मृति स्तर शिक्षण भी एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारणा, पर्याय स्मरण व प्रत्याभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। अतः इनमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलत क्रियाविंतकारी होती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं। निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, और समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण और सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल, और आपका दोस्तों जो है वो है समस्या आधारित प्रस्तुतिकरण और है सहभागितापूर्ण और सहयोगात्मक अभियानों पर बल दिया जाना। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? संकलनात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित और निकष संदर्भित। तो बी जो है वो आपका दोस्तों सही उत्तर है, निर्माणात्मक प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। प्रवर्तमान चालू शिक्षण इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन अधिगम सत्रों के दौरान निर्माणात्मक फॉर्मेटिव आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। दायित्व है कि निर्माणात्मक फॉर्मेटिव आकलन से आशय कक्षा वितरण वातावरण के दौरान विद्यार्थी को उसकी कमियां तथा शक्तियों से अवगत कराने से है, जिससे वे समय रहते सुधार कर सकें। इस तरह विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए, आपके आगे कथन, विश्वविद्यालय में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता है। कथन 2 है, निर्माणात्मक आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें जो है आपका सही उत्तर जो है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं दोस्तों। आइए जानते हैं क्यों ये सही हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षण अधिगम कार्यक्रमों का आयोजन करने में आईसीटी के प्रयोग में अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाने की क्षमता होती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने उच्च शिक्षा के सार्वभौमिकरण में योगदान दिया है, वह चाहे दूरसंचार के माध्यम से शिक्षण हो, ऑनलाइन परीक्षा हो अथवा चलचित्र आधारित कंटेंट हो, सभी ने शिक्षण अधिगम कार्यक्रम को इष्टतम रूप प्रदान किया है। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड भी सही है, क्योंकि निर्माणवत आकलन शिक्षण अधिगम सत्रों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। प्रतिचयन प्रक्रिया को चिन्हित कीजिए जिसमें इकाइयों का चयन समान और स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है।
अनुपातिक प्रतिचयन प्रक्रिया, स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, विमात्मक प्रतिचयन प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, बी, डी और ई। आइए जानते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया, व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया और स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया। दोस्तों ये प्रश्न में आपकी इससे पहले वाली वीडियो में भी था, उससे पहले वाली वीडियो में था। तो लगभग जैसे मैंने आपको कहा है कि दोस्तों इसी में से 50% पेपर आपका आता है। और जो मैं प्रैक्टिस सेट कल से चालू कराने जा रहा हूँ, जो लोग अभी भी वीडियो नहीं देख रहे हैं ध्यान से वीडियो देखने लगें। कल से जो मैं प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ दोस्तों, उसमें 50% तो आपका इससे आ जाएगा और 50% वो हैं जो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 50% आपका उससे आ जाएगा। आपका पूरा पेपर लगभग 190%, 95% पेपर आपका इन क्वेश्चनों में से फंस सकता है। चलिए, प्रतिचयन सैंपलिंग प्रक्रिया में वे प्रक्रियाएं जिनमें इकाइयों का चयन समान व स्वतंत्र अवसर प्रदान करते हुए किया जाता है अग्रलिखित है: स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया, यादृच्छिक प्रतिचयन प्रक्रिया तथा व्यवस्थित प्रतिचयन प्रक्रिया। दायित्व है कि यादृच्छिक प्रतिचयन संभावित प्रतिदर्शन का एक प्रमुख प्रकार है जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य के प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभावना बराबर होती है। स्तरित प्रतिचयन प्रक्रिया में किसी न्याय दर्श को जीव संख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से करना चाहिए। पर्याप्तता के लिए यहाँ आवश्यक हो जाता है न्याय दर्शन का मानक विलय कम हो। चलिए दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक: गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। कथन दो: एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो दोस्तों उपयुक्त कथन में सी आपका सही है, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। आइए जानते हैं कथन दो क्यों गलत है। सही नहीं है क्योंकि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग संभव है और वांछनीय भी है। इस तरह कथन फर्स्ट सही है और कथन सेकंड गलत है। स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति कहलाती है। कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, व्यष्टि अध्ययन पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, प्रयोगात्मक पद्धति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मात्रात्मक शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं? यह प्रकल्पना निगमनात्मक है, यह प्राकृतिक परिवेश पर केंद्रित है, यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है, यह लोगों की बड़ी संख्या में प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देता है, साहित्य समीक्षा रखना गौड़ भूमिका निभाता है किंतु समस्या को न्याय संगत बनाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ए सी डी, केवल ए बी सी, केवल बी सी डी और केवल सी डी और ई। ए जो है दोस्तों आपका सही उत्तर है, केवल ए सी और डी। मात्रात्मक क्वांटिटेटिव शोध प्रतिमान की अभिलाक्षणिक विशेषताएं अग्रलिखित हैं। यह प्रकल्पना निगमनात्मक है, यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है, यह लोगों से बड़ी संख्या में प्राप्त संख्यात्मक आंकड़ों पर बल देता है, यह किसी प्रकार के पक्ष या भाव से रहित रहता है जिसमें आंकड़ों के आधार पर नए आंकड़े निकलते हैं। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में सामान्य क्रम क्या है? चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना, अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही है, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य, समुचित शोध उपकरणों के प्रयोग द्वारा प्रदत्त संग्रहण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी सी ए ई डी। तो आइए यहाँ जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति के सामान्यतः क्रम होता है अनुभूत आवश्यकता जो समस्या उत्पन्न कर रही हो, कठिनाई और समस्या प्रतिपादन को चिन्हित करना, चरों की पहचान द्वारा संकल्पना बनाना एवं प्रदत्त विश्लेषण और भाष्य। तो दोस्तों ये आपका था। चलिए बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? संदर्भ, संचारण गति, संबंध शोध और चैनल
क्षमता। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, ए है संदर्भ। संचार में संदेश की व्याख्या संदर्भ कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती है। संदेश संदर्भ विषय वस्तु सूत्र के रूप में या किसी अन्य शाब्दिक अथवा अशाब्दिक माध्यम द्वारा संदेश ग्रहण करने वाले व्यक्ति तक जैसे छात्र पहुंचाया जाता है। संदेश प्राप्त करने वाले संदेश को समझता है। डिकोडिंग तथा आवश्यकता अनुसार प्राप्त संदेश के अनुकूल उचित प्रत्युत्तर फीडबैक देता है। इस तरह विकल्प ए आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है? अपभाषा, देशी भाषा आवृत्ति, संरचना, प्राथमिक लेपन, तत्कालिकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल ए, डी और ई, केवल सी, डी और ई। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। डी होगा आपका सी, डी और ई। संरचना, प्राथमिक लेपन और तात्कालिकता। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर है। संरचना में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम है परिवार, विद्यालय, धर्म, जनसंचार माध्यम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ए जो है आपका ए, बी, सी, डी एकदम दोस्तों सही उत्तर है। संचार में सांस्कृतिक संस्थानों का क्रम आगे लिखता है परिवार, विद्यालय, धर्म, जनसंचार माध्यम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा तर्क, असर्शन और रीजन। अभिकथन है कक्षा में छात्रों को आदेश देना संचार का विशिष्ट प्रकार है। तर्क है दोस्तों आदेश का तरीका सम्मिलित छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों हमेशा सेम रहते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों जितनी भी प्लेलिस्ट है सारी जाके एक बार चेक जरूर करें दोस्तों, और अपना फीडबैक देते रहिएगा कमेंट के माध्यम से, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपकी मैचिंग आ गई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 उदाहरण, सूची 2 संचार के प्रकार। तो अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द, ट्रैफिक लाइट, संकेतक, अलग अर्थ देने वाले शब्द, बहुअर्थकता, द्विकीय संप्रेषण, पराभाषिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते दो व्यक्ति, आवचिक संप्रेषण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। आइए जानते हैं। अर्थहीन ध्वनि एवं शब्द, पराभाषिक, ट्रैफिक लाइट, संकेतक, अवाचिक संप्रेषण, अलग अर्थ देने वाले शब्द, बहुअर्थकता और शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते दो व्यक्ति, द्विकीय संप्रेषण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सगुन और षष्ठी की आयु गुणनफल 240 है। यहाँ से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया है। यदि षष्ठी की आयु को दोगुना कर दिया जाए तो वह सगुन की आयु से 4 वर्ष अधिक होता है। षष्ठी की आयु कितनी है? 15, 12, 10, 20। तो यहाँ हमारा जो सही उत्तर है वो है 12। आइए जानते हैं कैसे। माना सगुन की आयु x हो गई तथा षष्ठी की आयु y हो गई। तो प्रथम शर्त अनुसार xy = 240 जो उसने दिया। द्वितीय शर्त अनुसार 2y = x+4 तो x = 2y - 4। तो यहाँ जो आपका सभी फर्स्ट और सेकंड से हमने सॉल्व किया तो ये जो आपका उत्तर निकल के आया वो आया 12। अब आपकी यहाँ पर नंबर सीरीज आ गई दोस्तों। निम्नलिखित क्रम को पूरा कीजिए। 9, 11, 15, 23, 39। तो आइए जानते हैं इसमें क्या सही लग रहा है। सबसे पहले 9 लिया है, फिर 2 के बाद 11 आया है, फिर आप क्या छोड़ा है 11 से 4 से कितने हो गए 15, और 15 से कितने छोड़े हैं 8 कितने हो गए 23 के बाद 16 छोड़ दोस्तों कितने होंगे 16। आइए देखते हैं 7 इधर हो गए आपके, 9 उधर, 9, 7, 16। अब 16 दूनी होते हैं 32। अगला हम जब करेंगे तो इसमें 39 में 32 ऐड करेंगे दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 71। तो दी गई संख्या हम देख लीजिए, ये आपका हो गया 32 ऐड हो गया, कितना आपका हो गया 71। इस पर प्रत्येक आने वाली संख्या के में 2, 4, 4 उसको दुगना करते जाएंगे। चलिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, कथन सेकंड। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कथन 2, किसी त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है।
कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही नहीं है। कथन 1 सही है, 2 नहीं है। कथन 2 सही है, 1 नहीं है। यही दोस्तों इसका ऑप्शन हमेशा रहते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोस्तों दोनों सही हैं। आइए अगले प्रश्न की, ये यहाँ पे इन्होंने करके भी दिखाया है कि कैसे होता है। तो देखिए दोनों को साबित कर दिया, BC=6 है। चलिए संख्याओं के निम्नलिखित 3 समुच्चयों पर विचार कीजिए। ए 2, 5, 9, 1, 6, 10, 3, 4, 8। तीनों समुच्चयों ABC की औसतों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है। C a b। ऐसे इसको पढ़ेंगे दोस्तों, माफ करिएगा, B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C। तो ए का औसत है, यह यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया सबको, तीनों को। आपको एवरेज निकालना मैंने बताया है। एवरेज जब भी निकालेंगे, जितनी भी संख्या दी है सबको ऐड करके नीचे जितनी संख्या हैं, जैसे 3 है 4 हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। तो सबका जब हमने औसत निकाला और वहाँ उसको लिख दिया कौन छोटे से शुरुआत होती है। यदि ए का 30% और बी का 0.5%, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए बी रेशियो सी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपका इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, 10:12:15। प्रश्नानुसार ए इक्वल टू इंटू 30% इक्वल टू बी इंटू, तो यहाँ पे हमने ए बी सी, तो 30 है और जो परसेंट था वो हमने हटा दिया, इधर ले आए तो आपका होगा 30 है, 25 बी और 20 सी, तो आपका हो गया 6A = 5B + 4C। तो यहाँ आपका जो रेशियो आया 1/6, 1/5, 1/4, तो 10:12:15। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ABCDE और F एक वृत्त में खड़े हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। A और B के बीच केवल D है, A और C के बीच केवल F है। ये जब भी प्रश्न आए दोस्तों अपनी रफ पर तुरंत सॉल्व करना शुरू कर दिया करिए। पेपर में भी जो आपको रफ पेन और पेपर मिलता है वो इसीलिए मिलता है। और निम्नलिखित में से कौन सा E और F के बीच खड़ा है? तो ये जो आपका सही उत्तर है वो है C खड़ा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ इन्होंने साफ कर दिया, देखिए AFCEBD जो दिया, ABCD तथा F की स्थिति इस प्रकार होगी, अतः E और F के बीच में C खड़ा होगा। धुएं वाली सभी वस्तुओं में आग होती है, पहाड़ी में धुआं होता है, इसलिए इस पहाड़ी में आग है, और बिना आग वाली किसी भी वस्तु में धुआं नहीं होता। इस पहाड़ी में धुआं है, इसलिए यह पहाड़ी बिना आग वाली नहीं है। उपरोक्त भारतीय तर्क मीमांसा में किस प्रकार की अनुमिति का उदाहरण है? तो दोस्तों ये है आपका अन्वयतिरेकी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त भारतीय तर्क मीमांसा के अंतर्गत न्याय दर्शन के अन्वयतिरेकी अनुमिति का उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। असिद्ध एक हेत्वाभास है जब मध्य पद हो, अप्रमाणित, अतिव्यापक, अतिसंकीर्ण और अव्ययवर्ती। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है अप्रमाणित। क्या है आपका सही उत्तर? ए अप्रमाणित। असिद्ध एक हेत्वाभास है जब मध्य पद अप्रमाणित हो। स्पष्टीकरण न्याय दर्शन के अनुसार असिद्ध हेत्वाभास में मध्य पद स्वयं में ही असिद्ध होता है, यानी कल्पना मात्र होता है। ऐसे में यह साध्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखता। जैसे छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति है, यहाँ साध्य द्रव्य हेतु गति और पक्ष छाया, यहाँ छाया पक्ष में गति हेतु का होना असंभव है, अर्थात यह पक्ष में हेतु का होना असिद्ध है। यही असिद्ध हेत्वाभास है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। असाइन, अलॉट, लंबाई मीटर, डॉक्टर, अस्पताल और ताला चाबी। कोड, पासवर्ड, क्लर्क, कार्यालय, तो और सुधार, मरम्मत और द्रव्यमान किलोग्राम। तो यहाँ पर लंबाई मीटर आपका द्रव्यमान किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपका डॉक्टर अस्पताल क्या होगा दोस्तों? सुधार मरम्मत। चलिए आइए देखते हैं क्या है सही उत्तर। असाइन प्लॉट सुधार मरम्मत और लंबाई मीटर द्रव्यमान किलोग्राम, डॉक्टर अस्पताल, क्लर्क कार्यालय और ताला चाबी कोड पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए, असाइन प्लॉट किसी कार्य के संपादन से जुड़े हैं, वहीं इसका संबंध सुधार और मरम्मत से दिखता है। लंबाई मीटर मात्रक है जिसका संबंध द्रव्यमान किलोग्राम से। डॉक्टर अस्पताल संबंधित तो क्लर्क कार्यालय से। ताला चाबी जबकि कोड पासवर्ड से संबंधित है।
एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की उल्टी दिशा में 90 डिग्री पर मुड़ता है और फिर घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। अब किस ओर मुंह करके खड़ा है? पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पूर्व और पूर्व। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, वो है पश्चिम। ए जो है वो आपका सही उत्तर है, वो है दोस्तों पश्चिम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये आपने देख लिया, तो ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के दोस्तों आपके प्रश्न आ गए। ये 5 प्रश्न आपके आएंगे। जो भी दोस्तों बड़े बड़े चैनल आपसे कहते हैं कि किस यूनिट में से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों किसी यूनिट में से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। आपकी सब यूनिट में लगभग बराबर प्रश्न आते हैं, कोई एक आध प्रश्न ऊपर नीचे होता है। रैम निम्नलिखित में से किस पर होती है? हार्ड डिस्क, एक्शन बोर्ड, मदरबोर्ड और यूएसबी। तो दोस्तों मदरबोर्ड में रैम होती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एनकेएन न्यू नॉलेज नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। मूक्स ऑफलाइन पाठ्यक्रम है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार की एक पहल है। सीपीयू का क्लॉक रेट गीगाबाइट में मापा जाता है। परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों केवल सी और ई, केवल बी और सी, केवल सी और डी और केवल ए और ई। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका ए, केवल सी और ई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका नीचे 2 कथन दे। कथन 1 कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस। दोस्तों ये कैश मेमोरी से रिलेटेड, रैम से रिलेटेड हर आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से तेज होती है। कथन 2 रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तुलना में प्रोसेसर से कहीं अधिक निकट होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तो दोस्तों इसमें कथन 1 सही है, दूसरा सही नहीं है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। कैश मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी से अधिक तेज होती है, इसका सही क्रम है रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, अतः कथन 1 सही है। चलिए दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? फायरफॉक्स, फेसबुक, क्रोम और सफारी। तो दोस्तों फेसबुक आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र वो होता है जिस पे हम सर्च करते हैं। फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन। दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन है। यूनिवर्सल रेस्पॉन्स लोकेटर, यूनिफाइड रेस्पॉन्स लोकेशन और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डी आपका सही उत्तर है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों माफ़ करना, हाँ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। चलिए पवन ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हुए क्रम के संदर्भ में भारत संघ के निम्नलिखित राज्यों से ही क्रम की पहचान कीजिए। दोस्तों ये आपका प्रश्न मैंने करंट जीके में भी कराया है और ये आपका पीवाईक्यू में भी आ रहा है, तो आप जीके की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, भारत सरकार द्वारा 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने वाले लक्ष्य हैं, जिसमें 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से प्राप्त करना संभावित है। प्रश्नगत राज्यों की पवन ऊर्जा क्षमता है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये इनकी क्षमता दी है 84,431.33 मेगावाट और ये है 33,799.65, 18,770.49 और 10,483.88। अतः स्पष्ट है कि दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए दोस्तों घुलित ऑक्सीजन डीओ जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित मैसेज किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है? मनुष्य, पशु, मछली, फल और सब्जियां। तो दोस्तों मछली के लिए घुलित ऑक्सीजन जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है जो जलीय जंतुओं के श्वसन एवं जीवन प्रणाली के सुचारू रूप से चलने हेतु उत्तरदायी। अतः विकल्प सी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 मानित विश्वविद्यालय डीम्ड टीबी यूनिवर्सिटी असंबद्ध विश्वविद्यालय होता है। कथन 2 किसी मानित विश्वविद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आवश्यक रूप से 1:10 से कम नहीं होना चाहिए। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो दोस्तों
आइए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं, कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है, कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। तो सी आपका सही उत्तर है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। मानित विश्वविद्यालय डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी असंबद्ध विश्वविद्यालय होते हैं, अतः कथन 1 सही है। विश्वविद्यालय सम विश्वविद्यालय संस्था विनिमय 2019 के अनुसार मानित विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 1:20 होना चाहिए, ना कि 1:10। तो 2 गलत है। चलिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और पर्यावरणीय शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IEEP कब अस्तित्व में आए? 1972, 1975, 1982 और 1992। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है 1972। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय गतिविधियों के संयोजन एवं विकासशील देशों को पर्यावरण हितैषी योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने हेतु की गई। भारत में इससे संबंधित कार्यों हेतु नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य संघ क्षेत्र के पास उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्नातकों की संख्या अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश, केरल, दमन एंड दीव और चंडीगढ़। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है चंडीगढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 8.15% 68 मिलियन भारतीय स्नातक हैं, जिसमें चंडीगढ़ 24.65% स्नातकों के साथ प्रथम स्थान पर है। दिल्ली द्वितीय स्थान पर है, जहां 22.56% जनसंख्या स्नातक है। मानव दोस्तों स्नातक ग्रेजुएशन को कहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई योजना नीट निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? नेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेस्टिंग, नेशनल इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। उच्च शिक्षा में बेहतर एग्जाम परिणाम को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा मंत्रालय पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नीट योजना का शुभारंभ सितंबर 2019 में किया गया। इसका पूरा नाम नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज की स्थापना किस राज्य में की है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक। अंतर विश्वविद्यालय योग विज्ञान केंद्र की स्थापना UGC एक्ट 1956 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कर्नाटक के बेंगलोर शहर में की गई है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका गद्यांश आ गया और गद्यांश को आपको पढ़ना है। यहाँ आपके पूरे 5 प्रश्न आते हैं गद्यांश से। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, स्किनर प्रणाली में प्रबलन को स्वचालित परिभाषित किया गया है। इस संबंध में संभवतः प्रबलक के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन को स्किनर 1948 द्वारा अंधविश्वासी की संज्ञा दी गई है। इस परिस्थिति में कोई ऐसी घटना जो प्रबल का यह आपका दोस्तों स्वरूप रखती है, प्रयोज्य को सविराम प्रस्तुत की जाती है, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि वह क्या कर रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका इन्हीं से होने वाले हैं 5 प्रश्न। तो हम यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हो क्योंकि हाँ आपका समय मुझे बचाना है और वो गद्य यहाँ व्याख्या में पहले से है ताकि आपका समय बच जाए। तो स्किनर के अनुसार व्यक्तियों के अंधविश्वासी व्यवहार किसका परिणाम है? आपका बी है नियमितता रहित गठन का उदासन। तो प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार प्रबलन के स्वचालित प्रभाव के विश्वसनीय प्रदर्शन को स्किनर द्वारा अंधविश्वासी व्यवहार की संज्ञा दी गई है। इस परिस्थिति में कोई ऐसी घटना जो प्रबल का स्वरूप रखती है, प्रयोज्य को सविराम प्रस्तुत की जाती है, जिससे स्पष्ट है कि स्किनर के अनुसार व्यक्तियों को अंधविश्वासी व्यवहार नियमितता रहित घटना के उदासन का परिणाम है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। प्रबलक की प्रदायगी किसके कारण सुदृढ़ होती है? घटना में प्रयोज्यों के सम्मिलित से प्रबलन दर में वृद्धि करके वंचन डिप्रिवेशन जैसे कारकों से, यांत्रिक मशीनों के प्रयोग से। तो सी आपका सही उत्तर है वंचन डिप्रिवेशन जैसे कारकों से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका,
यांत्रिक मशीन का उदाहरण प्रयोज्य के इस व्यवहार के प्रबलन को प्रदर्शित करता है। प्रबलन का स्वचालित प्रभाव, प्रबलन का भ्रम, प्रयोज्य के व्यवहार में असंगति, यह विश्वास की प्रत्येक प्रतिक्रिया प्रबलन का कृत्य है। तो ए जो है आपका दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, प्रबलन का स्वचालित प्रभाव। प्रश्नगत गद्यांश के अनुसार वह अनुक्रिया जो संयोगवश प्रबलित हुई है वह उस परिस्थिति में भी घटित होती है जब प्रबलक को यांत्रिक युक्ति उपलब्ध कराई जाती है, भले ही वह प्रयोज्य के व्यवहार से किसी भी प्रकार से संबंध नहीं। अतः विकल्प ए आपका सही उत्तर है। प्रयोज्य के व्यवहार के बनने की प्रक्रिया इनसे संबंधित है। उसकी स्वग्राहिता, प्रबलन की उसकी इच्छा, उसके व्यवहार, कोश में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं, उपागम तकनीकों द्वारा प्रबलित अनुक्रियाएं और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सी और डी। उसके व्यवहार, कोश में पहले से विद्यमान अनुक्रियाएं, उपागमन तकनीकों द्वारा प्रबलित अनुक्रियाएं। तो दोस्तों सी और डी आपका सही उत्तर। प्रस्तुत अवतरण के अनुसार प्रयोज्य के व्यवहार बनने की प्रक्रिया उसके व्यवहार कोश में पहले से ही विद्यमान अनुक्रियाएं एवं उपगमन तकनीकों द्वारा प्रबलित अनुक्रियाओं का सहपरिणाम होती है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। प्रयोज्य की उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं हैं उन्हें इससे प्रेक्षित किया जा सकता है अपपीड़क उपायों द्वारा, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर, उसके प्राकृतिक उत्सर्जन व्यवहार में बाधा पहुंचाकर, प्रबलन के लिए यांत्रिक मशीनों के प्रयोग द्वारा। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है, उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर। बी आपका एकदम सही उत्तर। जैसा कि प्रश्न के गद्यांश में उल्लेखित है कि उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियां बनाकर प्रयोज्य की उत्सर्जन सूची में जो अनुक्रियाएं नहीं हैं उन्हें भी इसमें प्रेक्षित किया जा सकता है। अतः बी आपका सही उत्तर। दोस्तों अगर आप गद्य को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। कल से मैं आपको प्रैक्टिस सेट और कराऊंगा जो क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको 2022 और 23 के PYQ साथ में कराए जाएंगे। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों आराम से, और आप चाहें तो उससे प्रश्न निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ आपका ये सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर रोज़ मैं आपको कुछ ना कुछ करा ही रहा हूँ दोस्तों। आप इन क्वेश्चनों को थोड़े ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप इनसे लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।